हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने कॉस्ट के टॉपिक में कॉस्ट शीट स्टार्ट किया था। ठीक है। तो कॉस्ट शीट में हमने ये इसका क्लासिफिकेशन बता दिया था। ठीक है। कॉस्ट शीट के फिर हमने फॉर्मेट बताना स्टार्ट किया था। फॉर्मेट में हमने आपको डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में पूरा बता दिया था। डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आता है। ठीक है भाई, जब आप क्या करते हो, मार्केट से परचेज करने जाते हो कोई भी मटेरियल, तो आप जानते हो भाई उसमें आपको क्या क्या ऐड करना पड़ता है। आप मटेरियल खरीदने जाते हो तो उसके जो खरीद कर मटेरियल को परचेज कर अपने लोकेशन तक लाने के जितने भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। जैसे आप जानते हो, आपने फ्रेट चार्जेस, वेजेस वगैरह ये सारा सब कुछ आप पे करते हो ड्यूरिंग द परचेजिंग। तो वो सारा परचेज के पार्ट में ऐड हो जाता है। और इसमें से डिडक्ट क्या होता है भाई, आपका अगर डिस्काउंट मिला है, रिबेट मिला है, तो ये सारा सब कुछ माइनस करना पड़ता है। ठीक है। चलो। और हमने बताया था एक पॉइंट आपको, हमने ये बताया था कि आप अगर मान लो कि इंपोर्ट कर रहे हैं तो बाहर से ड्यूटी पे करना पड़ता है। ठीक है। सपोज या फिर आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें टैक्स दे रहे हैं। आप खुद से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, कस्टमर से रिकवर कर लोगे। बाद में आप जब उसे रीसेल करोगे, देखो भाई, गुड्स, एक बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स सप्लायर से परचेज करके लाता है और वो अपने पास या तो उसमें फर्दर कुछ प्रोसेस करता है, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, रॉ मटेरियल लाएगा तो फिर उसे फर्दर रीसेल कर देगा। ठीक है। या फिर क्या करता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लाता है अपने यहाँ, थोड़ी सी नेसेसरी चीजें वो करता है, लाइक क्योंकि पॉलीथीन चेंज करता है, ठीक है ना, या कुछ भी करता है, नॉर्मल नॉमिनल चेंजेस करने के बाद वो उसे क्या कर देता है, रीसेल करता है। तो इस केस में क्या होता है, सप्लायर जो वो आपका जो बिजनेसमैन होता है वो पहले से अपने परचेज करने वाले माल पे टैक्स पे कर रख चुका होता है। ठीक है ना। तो जो टैक्स होता है वो दो प्रकार का होता है। आपने मान लो कि टैक्स पे कर दिया, अब आप कस्टमर से रिकवर कर लिए, तो जो कस्टमर से रिकवर किए हैं वो आपका आउटपुट टैक्स हो गया, और जो आपने ऑलरेडी पॉकेट से देकर आए हो सप्लायर को वो इनपुट टैक्स हो जाता है। ठीक है ना। तो इनपुट टैक्स आपका असेट बन जाती है। जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कस्टमर से मिला है उसे माइनस कर लो। तो देखो, आउटपुट टैक्स माइनस करोगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है अब बताओ बेटा। देखो, इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो सब कस्ट वो एक बिजनेसमैन क्या करता है, सप्लायर को अपने पॉकेट से पे करके आता है। ठीक है भाई। अब आप जानते हो, अपने फ्रेंड के बदले कोई काम करते हो, उसका पैसा आप लगा दिए तो बाद में अपने फ्रेंड से रिकवर करते हो ना। ठीक है। अब यहाँ पे भाई ये बिजनेसमैन खुद से नहीं कंज्यूम कर रहा है गुड्स, खुद के लिए अगर वो लाता तो ये पूरा इसके पॉकेट से टैक्स जाता। अब ये कोई और पर्सन के बदले क्या देकर आया है, ये मान लो कि ये क्या है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, और ये सप्लायर है, सप्लायर से परचेज करके लाया। अगर ये खुद के लिए लाता कंज्यूम करने के लिए, ठीक है ना, तो अब ये जो टैक्स पे करके आया है ये बर्डन किस पे करता, इस सप्लाई बिजनेसमैन पे पड़ता, ये कंज्यूमर बन जाता। अब ये क्या है, भाई गुड्स को कंज्यूम नहीं कर रहा, फर्दर रीसेल कर रहा है। तो जब ये रीसेल जिसे करेगा वो इसका कस्टमर बनेगा। ठीक है। ये कस्टमर जब इसे कंज्यूम करेगा तो इसी पे सारा बर्डन पड़ना चाहिए, जितना भी, चाहे वो कास्ट का पार्ट हो, प्लस प्रॉफिट का पार्ट हो, प्लस जीएसटी का पार्ट हो। ठीक है ना। तो जो भी जीएसटी वगैरह सारा कस्टमर पे बर्डन आना चाहिए। तो ये जो बिजनेसमैन है वो पे करके आया है इस कस्टमर के बदले। तो ये क्या करेगा, कस्टमर से टैक्स रिकवर करेगा, तो वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा, लेस कर देगा इनपुट टैक्स जो अपने पॉकेट से पे करके आया है। तो जो बचेगा अब उसे गवर्नमेंट को फिर से इसे देना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो समझ में आया, इनपुट टैक्स इसकी क्या हो जाती है, एक तरह से असेट हो जाती है, असेट। ठीक है। जब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करता है, ठीक है ना,
तो आप जो ये टैक्स पे करके आए थे उसे परचेजिंग कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने भाई उसे क्या किया, कस्टमर से रिकवर कर लिया, तो आप क्यों परचेज में ऐड करोगे भाई, कॉस्ट को क्यों बढ़ाओगे। अगर आप कस्टमर से ना रिकवर करते तो आप अपने कॉस्ट को, परचेजिंग कॉस्ट को बढ़ा देते। ठीक है बेटा, तो ये मेन पॉइंट था, और सब ये बहुत ही सिंपल पॉइंट बताया था हमने। ठीक है, और सारा सब कुछ आसान था। हमने ये बताया था, प्राइम कॉस्ट के बारे में बताया था। प्राइम कॉस्ट आपका क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दोगे तो आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये देखो, आपके हेड्स दे रखे हैं कॉस्ट शीट के। ठीक है, तो पहला हेड्स है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बारे में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आपको हमने डायरेक्ट मटेरियल पढ़ाया। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल में आपने पढ़ा कि भाई डायरेक्ट मटेरियल जो आप लाते हो वो सारा के सारा ऐड करते हो उस ओपनिंग मटेरियल, प्लस आप परचेज करके लाओगे, माइनस कर दोगे क्लोजिंग, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ओके बेटा, बोलो, रॉ मटेरियल कंज्यूम समझ में आया। यस सर। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने और भी सारी चीजें पढ़ रखी है। इसमें जो फ्रेट ऐड करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह ऐड करोगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, जो मेन पॉइंट था हमने उसको अभी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इनपुट टैक्स इज नॉट अवेल्ड या फिर अवेल्ड, अगर आप नहीं अवेल करोगे तो ऐड करोगे, अगर अवेल कर लोगे तो नहीं ऐड करोगे टैक्स ड्यूटी को। किसमें बेटा, परचेज में अपने। चलो, उसके बाद हमने डायरेक्ट एम्प्लॉय या फिर लेबर के बारे में बताया था। भाई देखो, लेबर को जो भी चीजें पे करोगे, सॉरी, वो क्या होगा, आपके डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर के कॉस्ट में आएगा। लाइक आपने क्या पे किया, वेजेस पे किया, सैलरी पे किया, अलाउंसेस, इंसेंटिव, मतलब लेबर को बहुत ही तेजी से काम कराने के लिए, एफिशिएंटली वर्क कराने के लिए हम लोग क्या देते हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दे रखा पेमेंट फॉर ओवर टाइम, अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है तो उसके लिए भी पेमेंट पे किया जाता है उसे, सिंपल सी बात है ये सारा सब। हाँ, बोनस वगैरह, एक्स ग्रेटिया वगैरह पे करते हैं तो वो भी इसमें ऐड करेंगे, मतलब कि डायरेक्ट लेबर में। और एम्प्लॉय, अब ये क्या है, कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड बेटा। आप जानते हो कि अगर आप कहीं भी अब जॉब करते हो, ठीक है, उसमें आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा चला जाता है, कट करके ऐड हो जाता है। देखो, समझो, जैसे आप ये एम्प्लॉय हो, ठीक है, एम्प्लॉय हो, और ये आपका क्या है, एम्प्लॉयर है। ठीक, जब एम्प्लॉयर आपको क्या पे करता है, आपको सैलरी पे करेगा, ठीक है, तो सैलरी पे करते वक्त आपके भाई सैलरी में से क्या डिडक्ट कर लेगा, वो थोड़ा से पैसा डिडक्ट कर लेगा, अमाउंट। ठीक है, और अपने पॉकेट से भी सेम अमाउंट ऐड कर देगा। ठीक है, नहीं समझा, मतलब कि जब सैलरी वो पे करता है तो वो थोड़ी सी अमाउंट को क्या करता है, डिडक्ट कर लेता है, उसके बाद वो सेम अमाउंट अपने पॉकेट से मिला करके एक फंड में जमा करता है, जिसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। पीएफ का पैसा आपने सुना होगा, आज के टाइम में बहुत फेमस है ये पीएफ वर्ड, सुना है ना बेटा। यस। हाँ, चलो, तो ये भी अब किस में ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर में ऐड हो जाएगा। अदर बेनिफिट, देखो भाई, आप जानते हो एम्प्लॉयर मेडिकल फैकल्टी प्रोवाइड कराता है, लीव विद पे। देखो, अब आपको लीव के बारे में समझना है, एक एक पॉइंट समझा रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। सुनो, लीव विद पे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है बेटा, लीव विद पे, नहीं। सर लीव मतलब जैसे छुट्टी वगैरह लेते टाइम जो अमाउंट वगैरह हाँ पे दिया बिल्कुल जाए। सही, विद पे ले रखा है, ये आपने तो सही बताया। चलो समझाते हैं, आपने जो भी बताया वो सही बताया, आपने बिल्कुल अच्छा बताया, वेरी गुड। इसमें क्या है, आपका अगर कहीं भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास आप क्या करते हो, आपकी क्या है,
जॉब लगी हुई है, ठीक है ना। सपोज आपने क्या किया, पढ़ करके कहीं आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा आपको, भाई वो सैलरी पे करेगा, सैलरी पे करेगा, उसके साथ साथ आपको भाई पूरे साल में कुछ छुट्टियां देगा। ये जो कि वो क्या रहेगी, सबके लिए इक्वल छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। आप पर्सनल कोई नहीं हो जिसको आपको ज्यादा छुट्टी दी जाएगी। हर एक एम्प्लॉय के लिए वो छुट्टी इक्वल रहेगी, ठीक है। तो अब मान लो आपने पूरे साल में, ठीक है ना, इसके पास कितने साल काम किया, मान लो 25 साल यहाँ पे आपने जॉब किया, और एक साल में वो छुट्टी देता है, सरकारी गवर्नमेंट छुट्टी है आपके पास, मान लो 30 डेज। तो बताओ बेटा, 25 में से 30, 25 साल आपने काम करेंगे तो आपको कितने दिन की छुट्टी मिल जाएगी, 750 दिन की समझिए। छुट्टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब आपने पूरे 25 साल में मान लो कि 400 छुट्टियां अवेल कर ली, मतलब आपने 400 छुट्टी ली है, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं ली है, ठीक है। 400 छुट्टियां आपकी माइनस कर दिए। तो अब आपकी कितनी छुट्टियां रिमेनिंग बच गई है बेटा, 350 लीव जो है आपकी बाकी है। तो अब इस 350 को ईयर में कन्वर्ट करके, जैसे आपको भाई क्या मंथ में कन्वर्ट करेंगे, ओके बेटा, मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो आपका मंथ वाइज आपकी क्या बन जाएगी, सैलरी बन जाएगी इतने मंथ की, ठीक है ना। समझ में आया, बहुत आसान है। आपको क्या दी जाती है, लीव दी जाती है। आप अगर लीव नहीं अवेल करते हो तो उसके बदले आपको पेमेंट किया जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके बेटा, नहीं तो लीव पे हर बंदा क्या करेगा, छुट्टी ही लेगा। लेगा कि नहीं लेगा बेटा, क्यों कम करने जाएगा जब उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा तो। यस। हाँ, तो जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं वो छुट्टी अगर नहीं करते हैं तो उनको क्या मिलती है, उस छुट्टी ना लेने के बदले पूरा इकुमुलेट होकर के पैसा मिलता है, जिसे बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। ये आप जब आपके इनकम टैक्स आपके इनकम आपके किस में, शायद थर्ड ईयर में है क्या इनकम टैक्स बेटा। हाँ हाँ सर, इनकम हाँ, टैक्स थर्ड ईयर में। जब आप थर्ड ईयर पढ़ोगे तो आपको इनकम टैक्स वहां पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है बेटा। तब वहां पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ये सारी चीजें भी आएंगी। चलो आगे, कह रहा है फीस। अब फीस वगैरह तो जानते हो, सब्सिडीज फूड, सब्सिडीज फीस या सब्सिडीज फूड, लीव ट्रेवल कंसेशन एंड प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। भाई रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलते हैं, तो अगर आपको कहीं ट्रेवल करने जाना है उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे के सारे सब क्या है भाई, किस में ऐड होगा, आपके डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। चलो, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हमने बता दिया था, ये सारा सब कुछ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है आपकी, हाँ बेटा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टाइम्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम्स कास्ट को क्या करते हो भाई, इनको छोड़ करके, जो अभी दो कॉस्ट हमने पढ़ा, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर को छोड़ करके आपका जो भी चीज एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा बेटा, ठीक है। जैसे कि आपका दे रखा है ये पावर एंड फ्यूल स्ट्रीम ईटीसी, रॉयल्टी एंड पेबल फॉर प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस, हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट। आपने प्रोडक्शन में एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट की नीड हुई और आपने क्या किया, उस इक्विपमेंट का क्या कर लिया भाई, हायर चार्जेस पे ले रखा है। भाई आप जानते हो अगर उस इक्विपमेंट का ज्यादा यूज नहीं है तो आप हायर चार्जेस पे ही लोगे। ऐसा नहीं है कि आप वो क्या करो, 50-60 लाख रुपए की है अब आप उसे परचेज कर लिए, ऐसे आपका बिजनेस में कैपिटल की कमी आ जाएगी। फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, इसके बारे में हमने बताया था कि अगर कोई आप ऐसी मशीनरी मंगाते हैं फॉरेन से जिसको आप क्या नहीं चलाना आपको नहीं आता, तो एक असिस्टेंट आएगा जो आपको क्या बताएगा,
असिस्ट करेगा। ठीक है बेटा, असिस्ट करेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये सारी चीजें चलेगी। तो आप 1-2 महीने के लिए उसे क्या करोगे, अपने पास बुला करके उसे सैलरी पे करोगे। तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन सर्विसेज स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग। अगर आप का कोई स्पेसिफिक डिजाइन है, ठीक है, आप जानते हो कि अगर हमें क्या है पढ़ाने के लिए कोई बुक मंगवानी है, तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक डिजाइन बताएंगे, तब वो स्पेसिफिक डिजाइन का अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का यदि हमें यूज है तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का अलग चार्जेस लगता है। तो ये सारे कॉस्ट हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या क्या है आपके, अब देखो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी होंगे प्रोडक्शन से, वो डायरेक्ट रिलेटेड है, मतलब कि डायरेक्ट आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। चलो, अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका प्राइम कॉस्ट आ गया था। प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री कॉस्ट ऐड कर दोगे बेटा। आप जानते हो फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, उन कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। तो आपका ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गया। तो आप इसमें ऐड या लेस करोगे कौन कौन से कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस माइनस कर दोगे। अब ये कैसे समझो बेटा, आपने जैसे कि मान लो कि एक एक डे था, ये पूरे दिन में आपने काम किया। अब आपका डे कंप्लीट, मतलब कि शाम हो गई, अब क्या होगा, फैक्ट्री बंद होगी। तो ये अभी वर्क क्या है, WIP है। ठीक है, मतलब वो भी रॉ मटेरियल की। ठीक है, अभी फिनिश गुड्स की नहीं है क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग। ये क्या है, WIP का है। कुछ इसमें वर्क हुआ है कंप्लीट, कुछ नहीं हुआ है, तो ये WIP है। तो ओपनिंग होगा तो ऐड कर देंगे, क्लोजिंग को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो आगे दे रखा है भाई फैक्ट्री। अब ये आपका क्या आ जाएगा, जब आप ओपनिंग को ऐड कर दोगे और क्लोजिंग को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री वर्क कॉस्ट मतलब नेट कॉस्ट भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, नेट वर्क कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हो। ठीक है, चलो आगे क्या दे रखा है आपको ऐड करना, ये सारे सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये इसमें लोगों की बहुत सारी गलतियां होती हैं। क्वेश्चन अभी करेंगे, देखो समझ में आ जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोसेस मतलब कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो होती है उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका ऑफिस को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका ऑफिस होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड आता है केवल, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड आता है तो ऑफिस के खर्चे हम मानेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर रिलेटेड विद प्रोडक्शन, ये वर्ड आ जाता है रिलेटेड विद प्रोडक्शन, तो हम क्या जानेंगे कि ये हमारे फैक्ट्री का क्या है, खर्चा है। ठीक, फैक्ट्री के खर्चे सारे ऐड किए जाएंगे। तो आपका